Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So in today's class we will cover our next chapter and the name of the chapter is Demand Forecasting. अब अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग की बात करें तो डिमांड फोरकास्टिंग में हमारे दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक है डिमांड और दूसरा है फोरकास्टिंग। तो अगर हम बात करें कि डिमांड क्या है तो डिमांड का मतलब क्या हो गया, प्रेडिक्ट करना। किस चीज़ को प्रेडिक्ट, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब हो गया प्रेडिक्ट करना। किस चीज़ को प्रेडिक्ट करना, आने वाले समय में जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कितनी डिमांड आने वाली है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड, और अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस की कितनी हमारी डिमांड आने वाली है वो प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब तो आपको पता ही है, क्या, अंदाज़ा लगाना, पहले से एस्टिमेट लगा कर रखना। डिमांड क्या हो गया, मांग। अब मांग किसकी करेंगे, ऑब्वियस है, या तो प्रोडक्ट की करेंगे या फिर किसकी करेंगे, सर्विस की करेंगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या बताता है, कहाँ, कैसे और कितनी डिमांड आ सकती है नियर फ्यूचर में प्रोडक्ट या सर्विस की। जैसे एट द टाइम ऑफ दिवाली, दिवाली के टाइम पर पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाइट वॉश करवाते हैं, तो इस तरीके की लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एट द टाइम ऑफ करवा चौथ जो सर्विस की डिमांड आती है कि जो सैलून्स वगैरह होते हैं इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड, आपने टाइम देखा, ट्रेंड देखा और उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगा लिया कि इतनी डिमांड आने वाली है और हमें इतनी मैन पावर की या इतने पैसे की, इतने फंड्स की ज़रूरत है। तो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, एस्टिमेट लगाना। किसके बारे में एस्टिमेट लगाना, डिमांड के बारे में, कब कि नियर फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली है। बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हम बात करें कि अगर हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस या उसका यूज़ क्या होगा, तो दो तरह के इसके पर्पस हो सकते हैं। शॉर्ट रन के लिए भी हम देख सकते हैं कि शॉर्ट रन में क्या ज़रूरत पड़ेगी डिमांड फोरकास्ट करने की, और दूसरा हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी डिमांड को फोरकास्ट करने की। अगर हम पर्पस की बात करें एट द टाइम ऑफ शॉर्ट टर्म, तो हमारे पर्पस क्या होंगे, प्रोडक्शन को शेड्यूल करना। प्रोडक्शन शेड्यूल करने का क्या मतलब है, हमें पता है दिवाली के टाइम पर दियों की डिमांड बढ़ने वाली है। ठीक है, और वो जो दिया बनाने वाली जो भी फैक्ट्री है या फिर दिया बनाने वाले जो भी लेबर है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, विंटर आने वाला है, विंटर्स में किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वूलन्स की। तो यहाँ पर किसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वूलन क्लॉथ्स की। उसके बाद है रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल। अब देखिए, हमें पता है कि हमने डिमांड फोरकास्ट कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि नियर फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली है। जब हमें डिमांड पता होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे ना। हमें पता होगा कितना माल हमने मंगवाना है सप्लायर से। अगर हमारी फोरकास्ट ही सही ढंग से नहीं किया होगा, डिमांड का एस्टिमेट ही ढंग से नहीं लगाया होगा, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान मंगवा कर रख लें, रॉ मटेरियल मंगवा कर रख लें। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी। देखिए, एक कंसिस्टेंट सेल मेंटेन करने के लिए आपको एक नॉमिनल प्राइस रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का, मतलब ना तो ज़रूरत से ज़्यादा और ना ही इतना कम कि आप अपना कॉस्ट भी पूरी ना कर पाओ। तो एक नॉमिनल प्राइस रखने के लिए भी आपको देखना होगा कितनी डिमांड आने वाली है, कितना प्रोडक्ट आपने बनाना है। उसके बाद बात करें सेटिंग सेल्स टारगेट एंड एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल एंड इंसेंटिव्स। हम क्या कर देते हैं, डिमांड कितने आने वाली है, मार्केट में क्या कंपटीशन है, आप अपनी सेल फोर्स के लिए अपने प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स रख सकते हो, और आप अपनी सेल को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना कि दिवाली है, दिवाली के टाइम पे दियास की डिमांड आएगी, लाइटिंग, स्वीट्स की डिमांड आएगी। अब स्वीट एक पर्सन तो बना नहीं रहा, अलग अलग वो हैं, मतलब अलग अलग शॉप्स हैं जहाँ से आप स्वीट्स परचेज़ कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटर से आपने किस तरीके से जीतना है, तो उसके लिए सेल फोर्स को इंसेंटिव देने पड़ेंगे कि आप अपनी सेल को कैसे कंट्रोल कर कर रखोगे कि वो फॉल ना हो। और दूसरा,
आप किस तरीके के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे अपनी सेल्स फोर्स को। उसके बाद है सुटेबल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन प्रोग्राम। आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में नियर फ्यूचर आपकी कितनी डिमांड आने वाली है। लगता है एस्टीमेट लगाने के बाद कि आपकी डिमांड कम होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? तो आप सुटेबल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल प्रोग्राम्स का यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए। उसके बाद फोरकास्ट अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जब डिमांड का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी आने वाली है, तो आपको पता चलेगा कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट लगाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए कितने फंड्स की, कितने पैसे की ज़रूरत होगी। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग के पर्पज़ तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म में डिमांड फोरकास्टिंग का क्या यूज़ होगा, कि लंबे टाइम में हमारा क्या फ़ायदा होता है डिमांड फोरकास्ट करने का। सबसे पहले प्लानिंग ऑफ अ न्यू यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूनिट। ठीक है, ऐसा भी होता है अब लंबे टाइम में, मैं पता है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, रिस्क भी ज़्यादा होती है। अब लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि आज से 3 साल बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। हो सकता है बहुत एक्सपेंड हो जाए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग जानना शुरू कर दें, तो हमें ज़रूरत हो सकती है कि हम नई यूनिट या नई एक्सपेंशन की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी निकालें। ठीक है, दूसरा हो सकता है प्लानिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि लॉन्ग टर्म, अभी हमने एक पॉइंट वहाँ भी पढ़ा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वहाँ तो हमने देखना था कि कितनी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत होगी, और मैन पावर के साथ साथ कितने हमें फंड्स की ज़रूरत होगी। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम देखेंगे कि लॉन्ग रन में हमारा सेल कितनी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें लॉन्ग टर्म में कितने फंड की ज़रूरत है। उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये 2 बार कवर हो गया, ये थोड़ा सा इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लानिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब हमें अपना बिजनेस चलाने के लिए ट्रेंड एंड स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जो अच्छे से ट्रेंड हो काम करने में और स्किल हो। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में कैसी टेक्नोलॉजी आने वाली है प्रोडक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसी मैन पावर की ज़रूरत है, वो भी हम पता कर सकते हैं। उसके बाद है प्लानिंग अ सुटेबल स्ट्रेटेजी। सोसाइटी की, एनवायरनमेंट की चेंजिंग नीड्स को देखते हुए हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको पता है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं कस्टमर के। चलिए, अब हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो है स्टेप्स और फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जब डिमांड फोरकास्ट करते हैं, तो क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स बोल सकते हैं, या फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमने देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने देखना है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं डिमांड फोरकास्ट करने को लेकर। हो सकता है हमने देखना हो कि कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है, या फिर डिमांड का कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हमने बनाने हैं, या फिर प्राइस क्या कोट करना है, या फिर सेल बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर हमने इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट करना है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, जैसा हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड फोरकास्ट का मेथड या टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने देखना है नेचर ऑफ गुड्स। अब देखिए, अलग अलग तरह की गुड्स होती हैं मार्केट में, कुछ कंज्यूमर गुड्स होती हैं, कुछ कैपिटल गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, एग्जिस्टिंग जो पहले से मार्केट में हों वैसी गुड्स होती हैं, नई गुड्स होती हैं। तो हर किसी का डिमांड पैटर्न अलग होता है, तो यहाँ पर देखना है कि हमारे पास किस नेचर की गुड्स हैं। अगर हमारे पास नेचर ऑफ गुड होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम राइट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अपनी डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड। यहाँ पर हमने क्या करना है, अप्रोप्रिएट मेथड चूज़ करना है, किसके लिए, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। और जब डिमांड को फोरकास्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह का डाटा अवेलेबल है हमारे पास, किस तरीके के पर्सनल मतलब किस तरीके की मैन पावर है जो हमें डिमांड फोरकास्ट करके देगी।
ठीक है। और इसके बेस पर हम देख सकते हैं कि हमने शॉर्ट टर्म एस्टिमेट कैसे करना है डिमांड का, और साथ साथ लॉन्ग टर्म एस्टिमेट कैसे करना है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। हमने उसके बाद क्या करना है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, जो टेक्निक हमने यूज़ की, किस लिए यूज़ की, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, क्या वो हमें सही नतीजा दे रही है। जब भी हम एस्टिमेट करने की बात कर रहे हैं रिजल्ट, तो सारे के सारे बैकग्राउंड फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और बैकग्राउंड फैक्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी, जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस फैक्टर्स एक्सेट्रा। आई होप आप लोगों को स्टेप्स या फैक्टर्स समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे मेन चीज़ की इस चैप्टर का, that are most important, and that is the methods of demand forecasting। मेथड्स क्या होता है, वो तकनीक जिसके ज़रिए हमने डिमांड को फोरकास्ट करना है उसे हम बोलेंगे मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब कितनी तरह के डिमांड फोरकास्टिंग मेथड हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, जैसे कि ओपिनियन पॉलिंग मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। इनके भी सब पार्ट्स हैं, हम डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओपिनियन पॉलिंग मेथड की। देखिए इस मेथड में क्या होता है, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए बायर के ओपिनियन को जाना जाता है। बायर हो सकता है, देखिए किस किस का ओपिनियन ले सकते हैं जब हम डिमांड फोरकास्ट की, बायर का ओपिनियन ले सकते हैं, सेल्स फोर्स का ओपिनियन। सेल्स फोर्स कौन होती है, जो हमारे बिहाफ पर हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, वो हमारी सेल फोर्स हो गई। और एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग चीज़ें बताई। ओपिनियन पॉलिंग मेथड के अंदर क्या होता है, किस किस का ओपिनियन मांगा जा रहा है, बायर का, नोट कर लीजिए, बायर का, दूसरा सेल फोर्स का, तीसरा एक्सपर्ट का। ठीक है, किस लिए मांगा जा रहा है ओपिनियन, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। बायर से पूछा जाएगा कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, आप कौन सी चीज़ किस टाइम कब खरीदते हो। सेल फोर्स से ये जाना जाएगा कि कितने कस्टमर किस टाइम में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। एक्सपर्ट जनरली वो क्या करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं मार्केट का, इंटरनली भी और एक्सटर्नली में भी, कि किस चीज़ का कैसे इम्पेक्ट पड़ रहा है सेल्स पर, कब डिमांड बढ़ रही है, कब कम हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए जनरली कंज्यूमर सर्वे भी कराया जाता है। कंज्यूमर सर्वे आपको पता ही है कि कंज्यूमर्स को क्वेश्चनर के थ्रू या फिर इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चंस पूछना उनसे। अब जब हम कंज्यूमर सर्वे की बात करते हैं कि कंज्यूमर सर्वे कराया जा रहा है, तो उसके लिए दो तरह के सर्वे होते हैं, एक होता है कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे और एक होता है सैम्पल सर्वे। अब जब हम कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे की बात करें तो हर पोटेंशियल बायर जो भी होगा प्रोडक्ट का, उससे कांटेक्ट किया जाएगा। मैंने कहा अगर 10 बायर है ना हमारे प्रोडक्ट के, तो हम 10 के 10 बायर को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पोटेंशियल कंज्यूमर को जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं उनको एक्सेस करेगा और उनसे इंटरव्यू के थ्रू क्या पूछे जाएंगे कि क्या क्या डिमांड है, कैसे कैसे, उनसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस चीज़ से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड। तो कंप्लीट एलिमिनेशन, कंप्लीट मतलब पूरा, इसके अंदर हर पोटेंशियल कंज्यूमर के पास जाकर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब वो कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उनकी डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा होता है हमारा सैम्पल सर्वे। सैम्पल सर्वे में हम, अब देखो सैम्पल का मतलब क्या होता है कि 100 में से 10 उठाना, मतलब पूरी पॉपुलेशन का, पूरे उसका एक छोटा सा पार्ट लेना, डैट इज़ सैम्पल। अब सैम्पल में हम हर कंज्यूमर से तो इंटरव्यू नहीं पूछ सकते ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंज्यूमर का हम एक एवरेज निकालेंगे, कितने कंज्यूमर हैं और कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ कंज्यूमर, क्या डिमांड है, क्या कंज्यूमर है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे कि एक्स कंज्यूमर इतना परचेज़ कर रहा है, वाई कंज्यूमर इतना परचेज़ कर रहा है, उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ कंज्यूमर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर एवरेज डिमांड कैलकुलेट की जाती है जिस जिस कंज्यूमर का इंटरव्यू लिया गया है। उस एवरेज डिमांड के बेस पर क्या निकालते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी।
यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर को मल्टीप्लाई करोगे उनकी एवरेज डिमांड से, और उसके बेस पर आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कैन बी एस्टिमेटेड। कैसे, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पास मान लो आपका टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर है n, ठीक है, और आपकी एवरेज डिमांड जो भी आपने कैलकुलेट करी, एवरेज डिमांड तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। एवरेज डिमांड कैसे निकलेगी, एक्स कंज्यूमर की, जैसे 10 कंज्यूमर है, पहले कंज्यूमर की कितनी डिमांड है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है, अप टू 10 की कितनी है, उससे किससे डिवाइड कर दोगे, 10 से, तो वो आपके पास आ जाएगी एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, वही नंबर ऑफ कंज्यूमर से, तो आपके पास एस्टिमेटेड डिमांड निकल कर आ जाएगी। अब आगे हम बात करें, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। देखिए, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और रिएक्शन सर्वे। ये सेकंड मेथड है ना कलेक्टिव ओपिनियन, क्या बोला मैंने, इसे क्या बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ध्यान रख लो, क्योंकि पूरे का पूरा पैरा आपने इन कीवर्ड्स के चारों तरफ ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने बोला कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में एक तो सेल फोर्स का ओपिनियन चाहिए होगा और रिएक्शन देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए ओपिनियन पोलिंग मेथड में ना हम जनरली किसको एक्सेस कर रहे थे, कंज्यूमर को। यहाँ कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में कंज्यूमर की जगह हम सेल्समैन को कांटेक्ट करते हैं डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। ये माना जाता है कि जो सेल्समैन होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं कस्टमर के, ठीक है, तो उनके पास सही सटीक इन्फॉर्मेशन होती है कंज्यूमर के लाइक और डिसलाइक के बारे में, कंज्यूमर कब परचेज करता है, कितना परचेज करता है, क्यों परचेज करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर सेल्समैन का जो रिस्पॉन्स है वो मैटर करता है डिमांड को फोरकास्ट करने में, ठीक है। तो ये समझ आया, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में किसका ओपिनियन मांगा जाएगा, सेल्समैन का। उसके बाद बात करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड की बात करें तो इसे हम डेल्पी मेथड भी बोलते हैं। डेल्पी का मतलब क्या होता था, जो भी हमें मिल रहा है उससे जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है सबके रिस्पॉन्स को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ओपिनियन मेथड में हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, बायर और सेलर दोनों के ऊपर, और जो हमारा कलेक्टिव ओपिनियन था वहाँ पर हमने सेल्स फोर्स के ऊपर रिलाई किया। तो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे स्टील इंडस्ट्री के जो भी स्पेशलिस्ट होंगे वो एस्टीमेट लगा कर देंगे कि मार्केट में कितनी डिमांड आने वाली है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मायने रखता है डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। मैं एक बार फिर से तीनों को डिफ्रेंशिएट करती हूँ। ओपिनियन पोलिंग मेथड में किसका ओपिनियन मायने रखेगा, कंज्यूमर का। कलेक्टिव ओपिनियन में किसका, सेल्स फोर्स का। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में किसका, एक्सपर्ट का। और एक्सपर्ट कौन हो गए, जैसे स्टील इंडस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट बंदे हैं, आईटी सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट पर्सन हैं उन्हें आईटी की नॉलेज होगी, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, तो उसके बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी डिमांड आने वाली है। आगे हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैट्स आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है और अब भी आप पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या हो गया, ये भी हेल्प करता है डिमांड को फोरकास्ट करने में। और यहाँ पर जनरली हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं डिमांड को फोरकास्ट करने में, वो हम यूज़ कर रहे हैं टाइम सीरीज़ एनालिसिस। आपको पता है टाइम सीरीज़ एनालिसिस के अंदर हम देखते थे, ट्रेंड चेक करते थे, ठीक है, कि एक टाइम के अकॉर्डिंग हमारी सेल कितनी बढ़ रही है, कितना रिवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है। तो जब हम टाइम सीरीज़ मेथड की बात करते हैं तो यहाँ भी 3 मेथड आ जाते हैं, ग्राफिक मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड आता है मूविंग एवरेज मेथड। ग्राफिक मेथड के अंदर तो जो ट्रेंड लाइन होती है ना, जैसे ट्रेंड चला आता है उसे हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो इसके अंदर आउटपुट या सेल, ठीक है, वो प्लॉट किया जाता है ग्राफ पर और एक फ्री हैंड कर्व बनाया जाता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिले उनसे, उससे आपको पता चलता है कि आपका जो सेल का ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है या फिर डाउनवर्ड, मतलब आपकी सेल इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज। इसे हम फ्री हैंड मेथड भी बोलते हैं, जो ग्राफिक मेथड है। उसके बाद आता है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करें, लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको पता ही है एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट। जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हेयर y डिपेंड ऑन x। जैसे कि आपकी सेल
प्रॉफिट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, सेल पर। तो यहाँ पर जो सेल है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है, सेल पर। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हम दो वेरिएबल्स को यूज़ कर कर, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यूज़ कर कर मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी डिमांड प्रोडक्ट की आएगी। मूविंग एवरेज मेथड नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड में। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूचर की सेल्स कैलकुलेट करते हैं। मूविंग एवरेज मेथड के अंदर हम कोई फिक्स पीरियड ले लेते हैं। हो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, जैसे 3 मंथ मूविंग एवरेज हो गया, 5 मंथ्स मूविंग एवरेज हो गया। तो यहाँ पर फिक्स नंबर आपको ऑब्जर्व करने हैं और उसके बेस पर आप क्या करोगे, एक सीरीज़ कैलकुलेट करते जाओगे, उन सीरीज़ का आप एवरेज लेते जाओगे। जैसे कि ऑड पीरियड्स के लिए 5, 7, 9 आपने एवरेज ले लिया। अगर आप इवन पीरियड लेना चाह रहे हो तो 4 ईयर एवरेज ले लिया। तो इस तरीके से आपके पास एक ट्रेंड निकल कर आ जाएगा इन मूविंग एवरेज के बेस पर। मूविंग एवरेज क्या हो गया, 3 साल का ऐड किया और उनके एवरेज कैलकुलेट कर ली। 5 ईयर की बात करें, 5 ईयर मूविंग एवरेज की, तो 5 साल का टोटल किया और 5 से उसको डिवाइड कर दिया। तो आपके पास एक ट्रेंड पता चल जाता है कि वो ट्रेंड अपवर्ड ऊपर की जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिमांड एंड दैट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग, जो हमने कंप्लीट किया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। कोई भी दिक्कत होती है आप कभी भी पूछिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए चाहे कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।